आप इस दो मेंढक की कहानी सुनकर कभी भी हिम्मत नहीं हारोगे। एक बार मेंढक का ग्रुप कहीं घूमने के लिए जा रहा था। तभी उनमें से दो मेंढक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। बाकी के मेंढक जब गड्ढे के किनारे आते हैं तो इतना गहरा गड्ढा देखकर उन दोनों मेंढकों से कहते हैं कि इतने गहरे गड्ढे से निकलना असंभव है। अब तो तुम दोनों की मौत निश्चित है। दोनों मेंढक उनकी बातों को इग्नोर करते हैं और गड्ढे से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। बाकी के मेंढक उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि बेकार की कोशिश बंद करो। फिर भी वो दोनों मेंढक कोशिश करते रहते हैं। तभी उनमें से एक मेंढक उनकी बात को मान लेता है और थककर वहीं मर जाता है, लेकिन दूसरा मेंढक कोशिश जारी रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में दो कहानियां हैं। दोनों कहानियां आज आपको सुनाते हैं, लेकिन दूसरा मेंढक कोशिश जारी रखता है। उधर बाकी के मेंढक उसे लगातार ऐसा करने से मना करते हैं। तभी वो मेंढक अपनी पूरी ताकत जोर से छलांग लगाता है और गड्ढे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाकी के मेंढक कहते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हम लोग इतनी देर से तुम्हें मना कर रहे हैं। वह मेंढक कहता है कि मैं बह रहा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई देता। मुझे लगा तुम लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो। कहते हैं ना कि आपके शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि आप किसी हताश व्यक्ति में जान डाल सकती है और जिंदा व्यक्ति को मुद्दे से भी बदतर कर सकती है। और हाँ, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और जो भगवान पर विश्वास रखते हैं वो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे। अब चलिए हम आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं, एक चतुरी और डाकू की कहानी। एक गांव में एक चमार रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, इसलिए उसे सब चतुरी चमार कहा करते थे। बस हुआ और उसकी पत्नी इतना सा ही आदमी था उसके परिवार में। इसके बावजूद बेहद गरीबी में वे अपने दिन गुजार रहे थे। एक दिन चतुरी ने शहर जाकर पैसे कमाने की बात सोची। उसकी पत्नी को भी यह बात ठीक लगी और अगले ही दिन चतुरी निकल गया शहर की तरफ। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। तभी चतुरी ने मन ही मन सोचा कि अगर रुपये लेकर जाऊंगा तो डाकू छीन लेगा। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने वही एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसके पूंछ में बांध कर चल दिया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया और बोला, कमाई करके लाया है? चतुरिया बोला, निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुकिए, मेरे पास कहाँ जो थे उससे ये घोड़ी खरीद लाया हूं। इस घोड़ी की बड़ी कारनामे है, मुझे ये रोज 50 रुपये देती। इतना कहकर उसने घोड़ी की पूंछ में डंडा दे मारा। पूंछ में बांधे गए रुपए खन खन करके गिर गए। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने रुपये में खरीदी है? हमें रुपए नहीं चाहिए, ये घोड़ी दे दो। नहीं नहीं, चतुरी ने बड़े ही गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगा। तभी डाकुओं का सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपए। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपये लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ी डेढ़ा। घर आकर सारा किस्सा अपने पत्नी को सुनाया। तभी उसने कहा, हो ना हो दो, 4 दिन में डाकू यहां आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से एक बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दिया, बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खाकर के पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपये ला। रुपये भला कहां से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में मारा। घोड़ी ने लीड कर दी पर रुपये नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने जरूर कोई बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी बिसारियों रुपए बकहां से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। लेकिन इस बात को अपने साथी से कहें तो कहे कैसे? उसकी हंसाई जो होगी, आखिर 5वें डाकू के यहां जाकर घोड़ी में दम तोड़ ही दिया। तब भेद जाकर खोला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। चतुरी की घरवाले ने दरवाजा खोल दिया। तभी सरदार ने पूछा, कहां है चतुरी का बच्चा? स्त्री को लिए वह खेत पर गए। आप लोग बैठिए, मैं अभी बुला देती। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली जा रहे चतुरी को फौरन बुला लेना।
जन भर बाद भी डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वह रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अजरथ में भरकर पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? चतुरी बोल, यही तो इसकी तारीफ मैं साथ में असमान पर हूं तो यह वहां से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी या खरगोश हमें दे दो। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारे घर वाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर हमें बुला लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब यह खरगोश दे दो। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले और बोला, यह ले और खरगोश दे हमें। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सूची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश के घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वो बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। देखते देखते आधे रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और स्त्री पर, तुम बेकार के नाराज होते हो। मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग किसे रोज रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही जब देखते चतुरी ने को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही जब देखते चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दे दें। स्त्री बोली, मैं नहीं देती, नहीं देती। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और उनके मूंगे डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने ये क्या कर डाला? चतुरी बोली, तुम लोग चिंता ना करो, या तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा कह देता हूं। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लिया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री हंसती भी खड़े हुए। चतुरी ने उसे पहले से ही सीखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, चतुराई भैया या सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकालकर फिर उसे दिए और सारंगी लेकर वहां से चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा न था। कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अपनी स्त्री की अलग कर दी, फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर ढूंढ कर रह गया और अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वह फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़े कर एक बोरी में बंद कर दी और नदी में डुबोने ले चला। रात भर चलकर सवेरे में वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब हाथ मुंह धोने चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला वहीं पर गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पीड़िते हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन मैं कैसे करूं? मेरी शादी हो गई है, फिर भी लोग मुझे पकड़कर बाहर शादी करने के लिए ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया मेरा नहीं हुआ है, मैं इसके लिए तैयार। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। बोरी में चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9, 10, 11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उसे संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते हैं कि चतुरी सामने। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस से ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहर मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया और बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यही चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो
जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो, लोभ ही क्या नहीं करता। उन्होंने अपने घरों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड्डे हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डॉक्यूमेंट से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी जलमार्ग गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और पेज नहीं होगा बहाने तो हर। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित और परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोग से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या कोई स्ट्रेटजी है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही अभी इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वह संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है। वो इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं। तो क्यों ना कुछ न करने से हम एक कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। एक पुल था तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं सिवा लड़ने के। अब हम या तो लड़ के जीत लें या फिर हम यहाँ पर मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। जंगल में एक कौवा रहता था। वह बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता। पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफेद था। कौवे ने इस पक्षी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी में हंसकर कहा, हंस। कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, तोता। अब कौवा ने वहां से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा। अब कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोते के गले लाल रंग और तोता हरे रंग का था। कौवे ने उससे कहा, यार तुम तो बड़े खुश रहते हो, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। अब कौवा वहां से उड़कर मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर में चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और उसने मोर को देखा कि वह एक बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग इसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। यह देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवे में मोर के पास गया और कहा,
यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। मोर उदास हुआ और कहा, किस बात के मजे? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजड़े में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौए से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहां चाहे वहां जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, वरना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाओगे और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने की। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौनेन कलहो नास्ति, अर्थात मौन रहने से कलह यानी कि लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहना ही उचित है। चुप रहकर उसकी बातें सुने और उसके अनुसार काम करें। चुप रहने से क्लेश नहीं होगा और लोग यह भी नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। जीभ आपके शरीर का वो हिस्सा है जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन यही जीभ आपकी सभी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। ज्यादा बोलना आपको कई सारी मुसीबतों में डाल सकता है और वहीं कम बोलना आपको कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। दोस्तों, शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने अपना मुंह नहीं खोला होता और दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा होता तो शायद दुर्योधन पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित नहीं करता और न ही द्रौपदी का वस्त्रहरण होता और ना ही महाभारत जैसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होता जिसमें करोड़ों योद्धाओं की मृत्यु हो गई। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल बुक है जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो में मैंने एक पॉइंट इंक्लूड किया था और वो था हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। हमें सिखाया जाता है कि जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें, लेकिन ये पॉइंट कहता है कि जितनी ज़रूरत हो उससे भी कम बोलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे आप उतने ही ज़्यादा साधारण नजर आओगे। दोस्तों, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपके मुंह से कुछ न कुछ मूर्खतापूर्ण बात निकलेगी जो कि आपकी इमेज खराब कर देगी। वहीं अगर आप जरूरत से कम बोलोगे तो भले आप अंदर से कितने भी बड़े मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन आप बाहर से स्मार्ट नजर आओगे। दोस्तों, ये इस दुनिया की सच्चाई है कि जब जब आप जरूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज़्यादा महान और पावरफुल नजर आओगे। सो आज के इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि कैसे चुप रहना आपको ज़्यादा पावरफुल और एक वैल्यूबल इंसान बनाएगा और किस सिचुएशन में आपको चुप रहना चाहिए जिससे कि आपकी जो रेस्पेक्ट है वो लोगों की नज़रों में बढ़ जाए। साइलेंट रहने का पहला फायदा, साइलेंट विल मेक यू अपीयर मोर पावरफुल, यानी कि साइलेंट रहना आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कोट है दैट अ फूल मैन इज नोन बाय हिज स्पीच एंड वाइज मैन बाय हिज वर्ड्स। एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसे बोलने की ज़रूरत हो, वहीं एक मूर्ख इंसान हमेशा बोलता रहता है और फिर सभी लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। आपने कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम किसी से बहस करते हैं तो बहस करने के बाद में हम सोचते हैं कि यार मुझे उस वक्त ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, मैंने ये चीज़ क्यों नहीं बोली। अगर मैं उस वक्त ये चीज़ कहता तो मैं तो सही साबित हो सकता था। उस वक्त ये चीज़ मेरे माइंड में क्यों नहीं आई? क्योंकि उस वक्त आपका पूरा फोकस बोलने पर था। उस वक्त आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि उस वक्त आपको क्या बोलना चाहिए था। बहस करने के आवेश में और अपनी बात को मनवाने में हम कुछ भी कह देते हैं और फिर सभी लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं कि ये तो कुछ भी बोलता रहता है। वहीं जब आप साइलेंट रहते हो तो आप सोचते हो कि आपको क्या बोलना है और आप उतना ही बोलोगे जितना कि ज़रूरी है और जो कि सही है। और साइलेंट होने के बाद में जब आप बोलोगे तो आपके शब्दों में वजन रहेगा और सभी लोग आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये क्वालिटी आपने बहुत सी ग्रेट पर्सनैलिटी में ऑब्जर्व की होगी कि बातचीत करते वक्त